जय हिंद दोस्तों आर्यन खान आजकल खबरों में छाए हुए हैं। और जहां तक कल मैंने एक वीडियो बनाया कि हमारी सोसाइटी के ऊपर इन नाचने गाने वालों का इतना ज़्यादा असर हो चुका है कि कुछ कहने की हद नहीं। खोखले लोगों ने पूरे समाज के ऊपर इतना प्रभाव डाल दिया कि आज के दिन समाज खुद मिसगाइडेड है और बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियां तक एक अजीब तरीके के भौंडे कपड़े पहनकर टिकटॉक के ऊपर एक अंग प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, बहुत ही 14 15 16 साल की लड़कियां, उसके वो असलियत में जो दिखाई दे रही है वो उनके ऊपर इन नचनियाओं का या जो ये शाहरुख खान वगैरह टाइप के जो नाचने गाने वाले भांड हैं, इन लोगों का असर ज्यादा है। और समाज की विडंबना ये देख रही है कि यही नाचने गाने वाले हमारे को हमारे बच्चों के बारे में ये बता रहे होते हैं कि भाई बैजूस इन लोगों को हायर करता है और ये लोग बता रहे होते हैं कि इससे पढ़िए ये बहुत बढ़िया है। और जबकि इसका खुद का लड़का अजीब से सेक्स स्कैंडल के अंदर पकड़ा गया है। एक लड़की के कपड़े उतार कर बहुत ही भद्दे तरीके से एमएमएस लीक करते हुए पकड़ा गया और आज के दिन वो ड्रग्स केस में लेते हुए पकड़ा गया। और जिस तरीके की मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं, तो हमारे समाज की विडंबना देखिए। मैं आज इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि असलियत में सरकार के ऐसे कौन से कदम हैं, या क्या इसमें सरकार का कोई रोल है, या कोई शाहरुख खान से दुश्मनी है, या कोई और। क्योंकि बॉलीवुड ये जितने भी ये नचनिए हैं ना, ये सारे के सारे भांड ये आज के दिन इकट्ठे होकर एक सिंपैथी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एक आके कह रहा है कि मैं इसे जानता हूं, ये बहुत अच्छा लड़का है। कोई कह रहा है हम तुम्हारे साथ है, कोई कह रहा है हम तुम्हारे साथ है। ये जितने बिस्तर के अंदर घुसे हुए है ना बिना कपड़ों के, ये सारे के सारे जितना हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इन सबको जवाब देने जा रहा हूं। और आज का वीडियो उसी के ऊपर है दोस्तों। उन एंगल्स को टच करने जा रहा हूं जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे कि असलियत में इस दुनिया में हो क्या रहा है और इसमें इन लोगों का रोल क्या है। खोखले, मूल्यहीन, आधारहीन लोग जिनको पैसा और शोहरत कुछ ज्यादा मिल गई, उनका रोल क्या है। यस, लोग राजे महाराजाओं के दरबारों में नाचने गाने वाले और ये मतलब राजा महाराजाओं या बड़े इनके अधिकारियों की बिस्तर गर्म करने वाले आज ये हमारे सर पे चढ़े हुए और हमारे रोल मॉडल बने हुए हैं। और लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही कि यार इनके खुद के बच्चे देखो। और इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या और भी घर पे रहकर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्टर बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप एनरोल करके अपने बेसिक्स को मजबूत करके आगे तैयारी को शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप आरएएस की तैयारी, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी का ग्रेड 1 के स्कूल लेक्चरर जो टीचर का एग्जाम है, जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल आता है, इस हिस्ट्री ऑप्शनल के पार्ट पे 1 2 3 4 जितने भी चारों के चारों पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे करवाए जाएंगे। इसका एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 10 अक्टूबर से। फीस इसकी हमने ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज कंप्लीट कोर्स की फीस है, जो आपको एग्जाम के डेट तक हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें टेस्ट वगैरह भी होंगे, रिवीजन भी होगा, डाउट सेशन भी होगा, सब चीजों के ऊपर हम होमवर्क करेंगे। ये बैच ऑनलाइन होगा, 10 अक्टूबर से होगा। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप इस बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, 17 तारीख से हमारा नया जीएस मेंस का बैच शुरू हो रहा है। इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट करें। और साथ में एक आंसर राइटिंग हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मेंस की तैयारी के लिए उस आंसर राइटिंग सेशन से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि क्या जो आर्यन खान है, जो आज के दिन ड्रग्स केस में पकड़ा गया, 7 तारीख तक इसकी पेशी है और ये सब मामले जो हैं वो इस तरीके से। और साथ में जो माँ है गौरी खान, वो कह रही है मेरा बेटा निर्दोष है, इसे फंसाया जा रहा है। मैडम, हमने एक वीडियो देखी थी, वो भी शायद आपका बेटा था या नहीं था, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। और क्या कहें, आपके जो पूरा का पूरा बॉलीवुड नाचने गाने वालों का है, इसके बारे में ज्यादा अच्छे विचार इस समय पर नहीं है। और जितने
मूल्यहीन लोगों की ये जो हरकतें सामने आ रही हैं और मीडिया जिस तरीके से ढोल की तरह इन्हें पीट रहा है, उसके अंदर विश्वास भी हो जाता है कि असलियत में यार इतना तो बेचारा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जो जिसका बाप खुद ये कह रहा हो कि पैदा होते ही एक टीवी के अंदर कह रहा हो कि मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि सेक्स करना चाहता है सेक्स कर, घूम ले, ड्रग्स लेना चाहता है ले, ऐश कर, मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसे बाप की औलाद ऐसे करते हुए नजर आए तो उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना मेरी आज का जो वीडियो है वो शाहरुख खान के इस बिगड़ैल के लिए नहीं है, जो ये निकम्मा पूरे समाज के लिए धब्बा सा बन चुका है और पूरा समाज इसकी वैशीपन और इसकी जो घटियापन को देख रहा है। क्योंकि जो भी आज के दिन टीवी के ऊपर न्यूज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके उस एपेटाइट को पूरा कर रही हैं जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, यदि आप इंफॉर्मेशन लेके खुश हैं। मैं इस मामले के उस एंगल की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करना चाह रहा हूं जहां से इस मामले को आपको खुद ही समझने में ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि असलियत में एक चीज तो वो है जो आपको दिख रही है। दिख क्या रही है कि आर्यन खान नाम का एक लड़का पकड़ा गया जिसका बाप शाहरुख खान है, और शाहरुख खान ने बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से अपनी धाक जमाई, लेकिन उसके जो 25 साल पुराना वीडियो जिसके अंदर वो कह रहा है बेटा ऐश कर, मैं इसमें उलझ नहीं रहा। जो भी था मैं इसके ऊपर अपने विचार एक पार्ट में व्यक्त कर चुका हूं, लेकिन इसका एक दूसरा डायमेंशन भी आप उसे समझिएगा। दूसरा डायमेंशन इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसमें कहां आपके मोदी जी और उनके एफर्ट्स नजर आएंगे, ये सब चीजें टेररिज्म से लेकर हर चीज कहां नजर आएगी ये समझ लीजिएगा। फिर इन नाचने गाने वालों को जूते मारने का मन करेगा, जहां मिले जहां दिखे वहीं पीटने का मन करेगा। और इनको हायर करके, और खासकर एजुकेशनल कंपनीज इनको हायर करके इनका डांस दिखा के अपना बिजनेस बढ़ा रही होती है, तो उन बिजनेस कंपनीज को भी थूकने का मन करेगा। समझिए मामला क्या है। देखो, इस दुनिया में दोस्तों तीन चीजें हैं। एक है पॉलिटिक्स, पावर के आसपास तीन चीजें घूमती हैं। एक है पॉलिटिक्स, दूसरा है इकोनॉमी, और तीसरा यहां पर आ जाता है रिलीजन। असलियत में ताकत के चारों तरफ यही तीन चीजें घूमती हैं। ये तीन चीजों का गठजोड़ उस पावर को अपने कंट्रोल में लेता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉलिटिक्स है, उसके बाद रिलीजन आता है और इकोनॉमी आता है। इस मामले में मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन असलियत में जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सत्ता पर कब्जा इसी का होता है, यही हर चीज को कंट्रोल करती है। रिलीजन जो है वो वेपन है। अब आप कहोगे इससे आपका क्या लेना देना है, मैं कह रहा हूं अभी लेना देना है, हैव पेशेंस। और तीसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी असलियत में एनर्जी है। एनर्जी है उस पावर की जिसके चलते या जिसके आसपास पूरी दुनिया घूम रही है। यस, एनर्जी है, ब्रेन है और वेपन है। रिलीजन एक वेपन है जिसमें अगर आप इस रिलीजन के वेपन को इस्तेमाल करते हैं तो आप बात करेंगे टेररिज्म की, आतंकवाद की, समझे। और एनर्जी की अगर आप बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में एक तो होता है वाइट इकोनॉमी, जिसका सारे का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किससे जा रहा है, कैसे आ रहा है, वो तो आपको नजर आता है। लेकिन एक होगी ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जिसका पैसा कहां, किससे, कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, किसके पास जा रहा है, पनामा पेपर से लेकर पेगासस मामले से लेकर अभी जो दूसरे पेपर्स का मामला आया हुआ है, इन सब के अंदर छुपा कर, टैक्स से छुपा कर अपना पैसा रखा जाना और उस पैसे को एक ऐसी इकोनॉमी में डाल देना जो अपने आप में बड़ी तो हो रही है, पैसा बढ़ तो रहा है, लेकिन वो कैसे बढ़ रहा है, जिसका पैसा है उसे भी नहीं मालूम। और तीसरा है ब्रेन, दिमाग। असलियत में यहीं पर ये पॉलिटिक्स, यहीं पर दुनिया इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और जब इसके इर्द गिर्द या इसके आसपास ये दुनिया घूम रही है ना दोस्तों, तो यहीं से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि असलियत में 2014 में हिंदुस्तान में जो सरकार बदली
और हमारे मिस्टर मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने। भाई ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पर हमारे स्टूडेंटशिप का लास्ट फेज चल रहा था, लेकिन हाँ हम चीज़ों को समझना शुरू कर चुके थे, इतना फेज पहुंच चुके थे कि हाँ इंटरव्यूज वगैरह देने के बाद, मतलब एक हाईएस्ट लेवल के पीसीएस यूपीएससी के इंटरव्यूज देने के बाद हम इस लेवल पर पहुंच चुके थे कि यार हाँ दुनिया कैसे चल रही है और सिस्टम क्या है। और जब यहाँ पर मिस्टर मोदी आए तो 2014 के उनके भाषण मैंने सुने। उन्होंने इस 2014 के भाषण के अंदर 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, और जब मैं उन्हीं भाषणों को आज के दिन जोड़कर देखता हूं तो उन्होंने जो एफर्ट 2014 से शुरू किया वो एफर्ट मुझे आज नजर आ रहा है। उन्होंने सबसे पहला ये गेम शुरू किया, या यूं कहें एक जो मामला शुरू किया, दुनिया की शांति के लिए सबसे ज्यादा खतरा जो है, बड़ा खतरा, उन्होंने कहा टेररिज्म है। लेकिन मैं उस बात को देखकर सबसे ज्यादा मतलब बहुत खुश हुआ जब इन्होंने 3 चीजों को एक साथ जोड़कर ये कहा कि असलियत में अकेले आप टेररिज्म से लड़ने की कोशिश करते हैं या सिर्फ टेररिज्म की बात करते हैं तो आप उस लड़ाई के एक पहलू के ऊपर ही हमला करते हैं, और अगर आप सिर्फ एक पहलू पर हमला करेंगे तो आप जीवन में कभी भी इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। मैं इनकी तारीफ इस मामले में करता हूं कि इस मामले में इनका विजन बिल्कुल क्लियर था और उन्होंने टेररिज्म को 2 नई चीजों से जोड़ा। एक उन्होंने जोड़ा कि ब्लैक मनी, कि असलियत में जब तक आप ब्लैक मनी के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे और इस ब्लैक मनी के फ्लो के ऊपर अच्छे तरीके से वार नहीं करेंगे तब तक आप टेररिज्म को रोक नहीं सकते। और इस ब्लैक मनी का और ब्लैक मनी को जनरेट करने का और उस ब्लैक मनी को बढ़ाने का जो दूसरा रास्ता बताया वो था ड्रग्स रैकेट। असलियत में जब उन्होंने इस तीनों चीजों को एक साथ दुनिया के सामने रखा और दुनिया के लोगों के वो दबाव डाला कि आप इन तीनों चीजों के ऊपर काम करना शुरू करें तो टेररिज्म के ऊपर आप लगाम लगा सकते हैं, उसकी कमर तोड़ सकते हैं। ये कैसे कि दुनिया में ब्लैक मनी असलियत में सरदर्दी इसलिए नहीं है कि लोग चोरी करते हैं, सरदर्दी इसलिए है कि चोरों की उस ब्लैक मनी को टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर छुपाकर रखने की जगह मिलती है, और स्विट्जरलैंड जैसे देश इन लोगों की इंफॉर्मेशन तक देने से कतराते हैं या देने से मना कर देते हैं। और यही एक कारण है कि उनके लिए एक तो टैक्स हेवन और दूसरा ब्लैक मनी का जो भी डिपोजिशन हो रहा है और बेनामी संपत्ति हो रही है, उसका जो बेनामी संपत्ति का जो जमा हो रहा है, असलियत में पैसा जा कहाँ रहा है और कैसे सर्कुलेट हो रहा है, किस आदमी से किस आदमी के पास जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसीज को पता नहीं लगता। अब ये जो ब्लैक मनी है या तो वो जाएगी ड्रग्स डीलर के पास या फिर वो आएगी ड्रग डीलर्स से या फिर वो जाएगी टेररिज्म के पास। तो यानी कोई भी बड़ी बात नहीं है कि इंडिया का एक देशद्रोही ये काम करे कि उस पैसे को उठाकर ब्लैक मनी को स्विट्जरलैंड जैसे किसी देश में जमा करवाए और उस अकाउंट से वो पैसा टेररिज्म को फंडिंग के लिए दे दिया जाए। दाऊद इब्राहिम जैसे बहुत सारे हैं। इस चीज के ऊपर अब यहां आप सोचने की कोशिश कीजिए, इस चीज के ऊपर जब ये दबाव डाला गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा तो पिछले 2014 से लेकर अब तक के पूरे सिस्टम्स को उठाकर देखिए। अगर आप पंजाब को उठाकर देखते हैं तो 2014 से अब तक, खासकर जब तक अकाली दल की सरकार थी और उसके बाद पंजाब सरकार के मामले में भी कहीं ना कहीं ड्रग्स का टेररिज्म से डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दिया है कि असलियत में पंजाब के अंदर ड्रग्स रैकेट, उड़ता पंजाब जैसी मूवीज भी बनी, और टेररिज्म जो J&K के अंदर है। कैसे कि पंजाब के अंदर क्या कीजिए, आप ड्रग्स भेजिए, पंजाब के अंदर आप ड्रग्स भेजो, लोग लड़कों को वहां का एडिक्टेड बनाओ। एक तो दिमाग, ड्रग्स लेने से दिमाग काम करना बंद कर देता है। शराबी कबाबी ड्रग एडिक्टेड अगर पॉपुलेशन होगी तो उसका दिमाग काम करना बंद नहीं कर देगा, तरक्की करना बंद कर देगा, और ऐसी नशेड़ी जनसंख्या को, जनता को जैसे मर्जी जिस तरफ भी भटकाया जा सकता है, जिस तरफ भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
और दूसरा, इन ड्रग्स को बेच के आपको मिलेगा क्या? मनी। उस पैसे को लीजिए और उस मनी को ट्रांसफर कर दीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। यानी पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ड्रग्स डेवलप करेगा जो पंजाब में भेजे जाएं। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, जहां पर भी ड्रग्स भेजे जाए, वहां से ड्रग्स भेजा जाएगा। उस ड्रग्स को बेचने के बाद ड्रग्स रैकेट से मनी, पैसा इकट्ठा किया जाएगा और वो मनी टेररिज्म के ऊपर ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन क्या ये ड्रग्स रैकेट जो है वो इकलौता सिर्फ पाकिस्तान चला रहा है? तो गलत है। आप इतना समझ लीजिए, दुनिया का जो गोल्डन ट्रायंगल है, का जो गोल्डन ट्रायंगल है, उसमें बेस्ट लेवल की जो अफीम है वो अफगानिस्तान के अंदर मिलती है, अफगानिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होती है। और ये जो गोल्डन ट्राय मतलब एक अफगानिस्तान की जो ड्रग्स की सबसे ज्यादा खेप या बेस्ट अफीम अगर वहां पर है, तो इसी अफीम और इसी ड्रग्स की आमदनी के चलते अमेरिका तालिबान जैसे एक छोटे से टेररिस्ट, मतलब एक पित्ती सी पावर को नहीं हरा पाया, क्योंकि उसके फाइनेंसेस कभी खत्म नहीं हुए। मोदी जी ने यही तो कहा, आप ड्रग्स के रैकेट पे हमला करना शुरू करो, ड्रग्स पे पूरी ताकत से हमला करोगे, ड्रग्स के से आने वाला जो पैसा है वो बंद होगा, तालिबान के पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। दुनिया ने इस चीज को सुना भी। स्विट्जरलैंड से लेकर बहुत सारे टैक्स हेवन कंट्रीज जो हैं, वो उनके देश में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने लगे। लेकिन ये जो वेब है ये इतना बड़ा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। और उसी ड्रग्स के इसी रैकेट को उठाकर अगर आप देखते हैं, तो जब इसके तार एक ऐसे शहर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब या यूं कहें हार्ट ऑफ इंडिया है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम जैसे जो टेररिस्ट जो आज के दिन पाकिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं, इन जैसे टेररिस्ट अगर बैठे हुए हों तो क्या बड़ी बात है। और कोई इससे भी बड़ी बात यह है कि इस दाऊद इब्राहिम से इस बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है कि भाई ये जो बॉलीवुड है ये इस दाऊद का गुर्गा है, और इनकी दाऊद की पार्टियों में ये बॉलीवुड के जो नचनिए हैं ये नाचते गाने फिरते हुए दिखाई तो देते हैं। हाँ, इनके रिलेशंस नजर आते हैं। संजय दत्त जैसे के पास AK-46 नजर आती है, उसकी जेल काट चुका है। तो अंदाजा आप खुद लगाकर देख सकते हैं दोस्तों कि असलियत में एक ड्रग्स रैकेट है, और वो ड्रग्स रैकेट हमेशा एक हिडन रहेगा, छिपके रहेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस ड्रग्स रैकेट को एक क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है, एक फेस यानी एक चेहरे की जरूरत होती है जो बहुत धुला, साफ सुथरा, नामी गिरामी चेहरा हो, नामी गिरामी चेहरा हो। उसे चेहरे की जरूरत होगी, उसे क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की जरूरत होगी। अब यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी क्या है, इससे आपको जो चीज समझ में आएगी वो शाहरुख खान के बेटे को वेपन की तरह इस्तेमाल किया, या शाहरुख खान पहले से एक दलाल था ड्रग्स रैकेट का, उसका बेटा तो बस उसके धंधे को संभाल रहा था। ऐसा कुछ कंक्लूजन आप निकालें, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना समझिए, असलियत में दाऊद जैसे जो लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है दाऊद इब्राहिम या इन जैसा कोई एक इंसान जो कि वहां बैठा होगा, क्या नाम है, पाकिस्तान में बैठा होगा, वो फोन करेगा अपने किसी गुर्गे को, और गुर्गे को फोन करके कहेगा कि मैं इतनी बड़ी जो खेप है किसकी, ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है वो बॉम्बे में भेज रहा हूं, जरा इसे कंज्यूम करवाओ। अब वो जो गुर्गे हैं वो ऑब्वियस सी बात है इस ड्रग्स के कंसाइनमेंट को या तो खुद बेचते फिरे तो सिक्योरिटी एजेंसी सबसे पहले इनको धर लेंगी, पकड़ लेंगी। तो ये जो गुर्गे हैं ये कहां खुल के तो घूम सकते नहीं है, इन्हें एक आड़ चाहिए। इन्हें आड़ चाहिए या तो किसी लीडर यानी नेता के बेटे की, लीडर्स नेताओं की, लीडर्स के बेटों की, और उसके साथ साथ जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी, जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी। इन लोगों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लीडर्स और सेलिब्रिटीज की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों होती है? क्योंकि इनके साथ ये होते हैं, खासकर सेलिब्रिटीज, ये होते हैं इन्फ्लुएंसर्स।
ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये प्रभाव उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं, ये प्रभावशाली लोग होते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन जो होता है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो लोगों की एक इच्छा होती है, लोगों की अपनी एक जो समझदारी हो, मतलब एक ओपिनियन जो होता है, लोक मत जो होता है, उसको प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इनके कॉलर पे कभी भी जल्दी से हाथ डाला जाए तो वो कहीं ना कहीं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, इनके लिए सिंपैथी क्रिएट होते हुए देर नहीं लगती। इनके लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि भावनात्मक जुड़ाव, क्योंकि लोगों का इनके साथ होता है, तो इसे एक सांत्वना, यूं कहें कि लोगों की सांत्वनाएं इनके साथ जुड़ते हुए देर नहीं लगाती। और जैसे ही लोगों की सांत्वनाएं इनके साथ जुड़नी शुरू हो जाती हैं, ये असलियत में क्रिएट प्रेशर ओवर होम, ओवर सिक्योरिटी एजेंसीज। ये असलियत में सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ प्रेशर क्रिएट करती हैं, उन पर दबाव डालती हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। गौरी खान, यार तुम्हारा बेटा पहले भी तो ऐसे कर्म कांडों में पकड़ा गया था, तो हमारे दिमाग में तो यही है कि बाबू तो ऐसा ही होगा। हाँ, बाकियों के लड़के पकड़े जाएंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे। और इवन अगर मेरे बच्चे पकड़े जाएंगे तो मेरे दिमाग में भी एक बात, मेरी भावनात्मकता तो ये होगी कि यार नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे फंसा रखा है। लेकिन क्योंकि तुम लोग हो भी ढोंगी, क्योंकि ये लोग हैं भी ढोंगी यार, इनका तो काम ही लीपा पोती करके, अगर शाहरुख खान की ओरिजिनल शक्ल देख लो तो 55 साल का बुड्ढा है यार। मेरे पिताजी की उम्र का होगा, मेरे पिताजी से तो 5-7 साल छोटा होगा, और 19-20 साल की लड़कियां उसके साथ सोने को तैयार हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं। और अब ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को तो फंसाया जा रहा है, पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो इसके बेटे का। लेकिन यहां समझिए, मामला कुछ और है। इन लोगों को इस्तेमाल किया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। यही रीजन है सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, असलियत में अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस या कोई मामला दिखाई दिया तो वो ड्रग्स रैकेट का उस समय भी मामला उछलता हुआ दिखाई दिया, ड्रग्स का मामला, समझे। और ड्रग्स के मामले में तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता, सीएम के बेटे तक का नाम आ गया था। वही हाल कुछ यहां पर है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जिस तरीके से इस पूरे के पूरे रैकेट को तोड़ने के ऊपर लगी हुई हैं, उसमें हो सकता है मामला यहां तक पहुंचा हो। और जब ये मामला यहां तक पहुंचा हो, शाहरुख खान के बेटे तक या शाहरुख खान तक, और जिस तरीके से इनका मोबाइल जब्त किया गया, और देखो नाम, ये पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है, और शाहरुख खान को कम मत समझो दोस्तों। अमेरिका ने इसके कपड़े तक उतरवा के चेक कर लिए थे कि भैया तेरे पिछवाड़े तक में कुछ होया तो नहीं। कैविटी तक चेक होने की बात हो गई थी, कपड़े उतरवा के अगर चेक कर लेना था तो इसका मतलब ये है कि इसका मामला खराब था, इसके ऊपर शक था। हर किसी को तो कपड़े उतरवा के चेक नहीं होते कि सबको इंडिया से जाने वाली जो फ्लाइट है उसे लाइन में लगा लो और सबके कपड़े उतार के चेक करो, ऐसा तो नहीं होता। गिने चुने लोगों को उठाया जाता और उसमें से ये भी था। इसका मतलब यह है कि दाल में उस टाइम भी काला था, और भारत सरकार को बीच में अपनी नाक बचाने के लिए पड़ना पड़ा, और इसलिए उसे छुड़वाना पड़ गया। और आज के दिन जब आंच इसके घर तक पहुंची है तो सोचकर देखिए, अपने बेटे को बचाने के लिए मुंबई के अगर सबसे बड़े वकीलों की फौज को लेकर अगर कोई पहुंच जाए तो इसका मतलब यह है कि यार पता तो उसे भी था कि तैयारी पूरी है। बाकी तो सिस्टम के ऊपर भरोसा रखो, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखो। और मैं तो कह रहा हूं, पहली बार मुझे एक ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है जिसके अंदर ये सेलिब्रिटी या सेलिब्रिटी का बेटा कस्टडी में है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आम आदमी कितनी बुरी तरह इस जुडिशियल सिस्टम में फंसता है और उसमें पिसता है, उसका दर्द इन लोगों को भी तो होना चाहिए यार। उसका दर्द तो महसूस हो इन लोगों को। तो पहली बार वो दर्द अगर महसूस हो रहा होगा ना दोस्तों, तो कम से कम ये जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म करवा दे। लेकिन उसकी तो बाद की बात है। लेकिन असलियत में आप समझिए, मुझे इसमें ये फिशी नजर आ रहा है। और ये जो सरकार है, जिस तरीके से इनकी गर्दन पे हाथ डाल रही है, पहली बार एक सरकार है जो इतने बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों की गर्दन पे हाथ डाल के कह रही है बेटा तुम्हारे ऊपर आरोप है, आ जाओ।
और यहीं से सिस्टम समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। बाकी तो समय बताएगा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है या फिर ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है, वो समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यार बेल आइकन भी जरूर दबा दिया करो ताकि इस वीडियो को जल्दी से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।